हेलो दोस्तों, इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम अक्सर अपने प्रोग्राम्स में जलवायु परिवर्तन और उससे जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में चर्चा करते रहते हैं। ऐसे ही इस चर्चा के अगले क्रम के रूप में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कि COP26 की बैठक है उस पर बात करने जा रहे हैं। तो जो हमारा विषय है वह है क्या रहा COP26 यानी COP26 का हासिल। चूँकि हाल ही में इसकी बैठक कुछ समय पहले संपन्न हुई है, पूरे विश्व से जो भी महत्वपूर्ण देश हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। बहुत सारे जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दे इसमें शामिल रहे, उसका क्या समाधान निकाला जा सकता है, देशों के लिए क्या क्या लक्ष्य हो सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी बातें जो इस सम्मेलन से जुड़ी हुई थी वो निकल करके अब सामने आ रही हैं। इस वजह से भी इसको लेना महत्वपूर्ण था। कई लोग आप में से इस टॉपिक पर चर्चा करने की बात भी कर रहे थे। तो जो आज के हमारे इस टॉपिक से जुड़े डायमेंशन हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। खबर को अभी हम आगे देखेंगे। और जो बैठक हुई है COP26 की यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26वीं बैठक क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। ग्लासगो जलवायु समझौता इस बैठक के दौरान निकल करके आया है, तो इसके बारे में भी समझेंगे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न इससे जुड़ा हुआ कि इससे क्या हासिल हुआ, कौन से मुद्दे छूट गए, उनको जानना भी जरूरी है। भारत का क्या संबंध रहा, ठीक, अन्य मुद्दे संबंधित आगे की राह प्रश्न जिसे आप सॉल्व करेंगे, लिखने का अभ्यास करेंगे, मेंस के स्तर पर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। चूंकि यह विषय जलवायु परिवर्तन और भी आर्थिक प्रक्रिया या आर्थिक विकास से संबंधित है, सतत विकास से संबंधित है, इसलिए इसे हम मेंस के लेवल पर GS पेपर 3 के अंतर्गत शामिल करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यूज को देख लें ताकि आगे बात कर सकें। न्यूज है व्हाट COP26 अचीव्ड या डिड नॉट, तो क्या हासिल किया और क्या हासिल नहीं किया। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं COP26 की बैठक के बारे में। जैसा आप सब जानते ही हैं कि यह बैठक यूनाइटेड किंगडम के स्कॉटलैंड में एक शहर है ग्लासगो नाम का, वहाँ आयोजित की गई है। और हर साल लगभग ऐसी एक बैठक आयोजित की जाती है अलग अलग जगहों पर। तो चूंकि ग्लासगो इस शहर का भी नाम है, इसलिए इस बैठक के दौरान जो समझौता निकल करके आया उसको ग्लासगो समझौता कहा गया है। तो यह दरअसल यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत पार्टियों के सम्मेलन का 26वां सत्र था, इसलिए इसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 कहा गया है। जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक प्रतिक्रिया के निर्माण के लिए इसका आयोजन किया गया है। और ऐसे अब तक जितने भी सत्र आयोजित किए गए हैं उनका दरअसल लक्ष्य यही होता है कि विश्व को एक टेबल पर लाना, विश्व के महत्वपूर्ण देशों को और उसके साथ मिलकर के एक ऐसी प्रक्रिया को निर्मित करना, प्रक्रिया के तहत एक ऐसे समझौते बनाना जिसमें सभी देश मिलकर एक साझे लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। तो प्रत्येक बैठक में निर्णयों का एक सेट तैयार करते हैं, जो जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उसको लेकर के क्या क्या डिक्लेरेशन दिए गए हैं, तो एक सेट तैयार किया जाता है जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे अगर हम कुछ की चर्चा करें तो हम बात कर सकते हैं क्योटो प्रोटोकॉल की, इसी तरह हम बात कर सकते हैं पेरिस जलवायु समझौते की। ठीक, तो इसी के आधार पर जो अभी समझौता निकल करके आया है उसी को कहा गया है ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट या ग्लासगो जलवायु समझौता। तो COP26 का जो मुख्य कार्य रहा, इस बार का जो सम्मेलन था उसका था पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए जो 2015 का पेरिस जलवायु समझौता हुआ था उसे बहुत ही महत्वपूर्ण और अब तक का सबसे ज़्यादा सफल समझौता माना जाता है। तो पेरिस जलवायु समझौते के तहत जो जो कार्यान्वयन और नियम रह गए थे कि किस तरीके से हम आगे कार्रवाई को बढ़ाएंगे जलवायु परिवर्तन से संबंधित, तो उससे जुड़े प्रक्रियाओं को अंतिम रूप इसके तहत दिया जाना था। इस वजह से यह बैठक आयोजित की गई थी। समझौते के तहत क्या बातें प्रमुख रूप से निकल करके आई जिसको ग्लासगो समझौते में एड्रेस किया गया। के तहत कहा गया था कि विकसित देशों ने $100 बिलियन के जो आर्थिक सहायता देने का वादा किया था उसको वे पूरा नहीं कर पाए अभी तक। इस आधार पर उन्होंने गहरा खेद जताया है। अभी हम आगे इस पर और बात करेंगे। 2025 के बाद $100 बिलियन से अधिक जलवायु वित्त के लिए एक नया लक्ष्य निर्धारित करने की बात निकल करके आई। पहले तो कहा गया था कि 2020 के बाद से $100 बिलियन जो गरीब देश हैं या विकासशील देश हैं उनको विकसित देश देंगे, प्रदान करेंगे, चूंकि ऐतिहासिक रूप से उनकी जिम्मेदारी रही है, जलवायु परिवर्तन में उनका अहम योगदान रहा इस आधार पर, लेकिन वे अब तक नहीं दे पाए, तो गहरा खेद व्यक्त किया गया है।
और एक बात और जो कही गई है कि 2025 के बाद से $100 बिलियन का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, अब इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ सकती है। और ये भी कहा गया है कि जो धन आप उपलब्ध कराएंगे उसके बारे में एक पारदर्शी जानकारी दीजिए। कि अब तक ये बात कही जाती थी कि हाँ इससे ज़्यादा देंगे, लेकिन कितना देंगे ये जानना जरूरी होगा। ठीक, अब क्या हासिल हुआ और क्या छूट गया इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो इनको कुछ पॉइंट्स में हमने डिवाइड कर लिया है और क्या प्रक्रिया रही, उसके बाद क्या हासिल हुआ, इस आधार पर हम समझते हुए चलेंगे। पहली बात है मिटिगेशन की, इसी को शमन कहते हैं या न्यूनीकरण कहते हैं, कम करने की बात। तो देशों से 2030 जलवायु कार्य योजनाओं या NDCs यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस की बात थी, उनको मजबूत करने को कहा गया। यानी देश अपने राष्ट्र के आधार पर यह निर्धारित करें कि वे किस तरीके से जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए प्रक्रिया को, एक सिस्टम को अपनाएंगे और उसको कैसे अपग्रेड करेंगे। तो 2030 के लिए कहा गया था कि आप शॉर्ट टर्म जो है 2030 के लिए लक्ष्यों को निर्धारित करें। इसके अलावा मिटिगेशन को तत्काल बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना भी बनाएं। इसी तरह इसमें कहा गया है कि मंत्री स्तरीय वार्षिक स्तर पर एक बैठक बुलाई जाए जो इसके तहत किए गए कार्यों को एड्रेस करे, उसका एक खाका प्रस्तुत करे। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान वे हैं कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करना। ये दरअसल कम करने की बात जो इसमें शामिल हुई है ये भारत और चीन जैसे विकासशील देशों के दबाव के बाद शामिल हुई है। मूल रूप से इसमें कहा गया था इसको समाप्त करना, लेकिन भारत के लिए चूंकि समाप्त करने की प्रक्रिया इतनी जल्दबाजी में नहीं हो सकती, इसलिए भारत और चीन ने दबाव बनाया कि आप यहाँ पर समाप्त करने की बजाय कम करने की बात लिखिए। दूसरा, जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, ठीक है। अगला, जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी को समाप्त करने के प्रयास करना। जो सब्सिडीज दी जाती हैं पेट्रोल, डीजल, इन सभी चीज़ों पर, तो उसमें कहा गया है कि इसको भी आप समाप्त कीजिए। चूँकि ये अपने आप में पर्याप्त है नहीं, तो सब्सिडीज भी दी जा रही हैं, उसके बाद ये नुकसान भी कर रहा है। आर्थिक नुकसान के साथ जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने वाली बात जैसी बात निकलती है। इसके बाद है अगला एडॉप्टेशन यानी अनुकूलन। तो अनुकूलन की बात का मतलब हुआ कि जो छोटे, गरीब और द्वीपीय देश हैं, जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा खतरा इन्हीं देशों को है। अगर सी लेवल बढ़ता है तो इनको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। कोई आपदा आती है, कोई चरम मौसमी घटनाएं होती हैं तो इन देशों को और ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। साथ ही इनके पास इतने संसाधन, इतनी तकनीक मौजूद नहीं है कि ये जल्द से जल्द ऐसी आपदाओं से निपट सके। तो इनको क्या करना होगा? अनुकूलन करना होगा। अनुकूलन करने का मतलब हुआ ऐसी प्रक्रियाओं को अपनाना होगा जिससे ऐसी दशाओं से निपट सके, ऐसी तकनीक, ऐसी चीज़ें। इसके लिए तत्काल धन की ज़रूरत है, तकनीक की ज़रूरत है और क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी को अपने बिल्ड करने की ज़रूरत है। तो विकसित देशों को 2019 के स्तर से 2025 तक अनुकूलन के लिए दी जाने वाली धनराशि को दोगुना करना होगा, जैसा हमने शुरू में भी देखा। 2019 के तहत जो धनराशि देने की बात कही थी 2020 से दी जानी थी, लेकिन वो भी अब तक नहीं दी गई। और जितनी दी गई अगर उसको हम देखें तो यह लगभग $15 बिलियन 2019 में इन्होंने दी थी। ये तो 20% भी नहीं है जितना कहा गया था। इस आधार पर जो तय जिम्मेदारी थी उसमें बहुत बड़ी हमें कमी दिखती है। अगला है वित्त की बात, कर ही रहे हैं फंडिंग की बात। तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। औद्योगिक क्रांति के बाद से हम देखते हैं कि लगातार इन देशों ने अपने उपनिवेशों की मदद से या अपने ही उत्पादन को बढ़ा करके किस तरह से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में योगदान दिया और लगातार बढ़ता रहा। आज जो विकसित दिखाई देते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रहा। तो भारत जैसे देश जो 20वीं सदी में आज़ाद हुए वो आज विकासशील है यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं। तो भारत जैसे देशों का कहना ये है कि आप लोगों ने विकास कर लिया है और हमारे लिए अभी बहुत बड़ी जनसंख्या गरीबी में मौजूद है, जिसके लिए विद्युत की आपूर्ति और ऐसे संसाधन, ऐसी नई तकनीक उपलब्ध नहीं है कि हम सीधे सीधे उसमें उसको अडॉप्ट कर सकें। तो हमें कोयला जलाना पड़ता है और फॉसिल फ्यूल्स का हमें उपयोग करना पड़ता है। ऐसे में वित्त और प्रौद्योगिकी यानी तकनीक को प्रदान करना है, इसको उपलब्ध कराना बहुत ज़रूरी है। 2020 से हर साल $100 बिलियन देने का वादा किया था, जैसा आपने बात की, लेकिन नहीं दिया गया। तो पेरिस समझौते के दौरान 2025 से इस राशि को बढ़ाने की बात कही गई थी जब पेरिस जलवायु समझौता हुआ था। कि विकसित देशों ने अभी जो बात निकल करके आई है वो ये कहा है कि 2023 तक इस राशि की व्यवस्था वे करेंगे, लेकिन अब कैसे करेंगे ये देखने वाली बात होगी।
इसके बाद नुकसान और क्षति की बात आती है। तो जलवायु संबंधी आपदाएं जो कि तेजी से बढ़ ही रही हैं, हीट वेव्स का प्रभाव हम देख रहे हैं, चक्रवातों का प्रभाव देख रहे हैं। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा प्रभावित गरीब और छोटे देश होंगे। ऐसे में इनकी नुकसान की भरपाई, राहत और पुनर्वास के लिए ऐसा कोई संस्थागत तंत्र नहीं है। पहले भी जो इससे संबंधित बैठकें या कार्रवाई होती रही उसमें इस मुद्दे को अब तक अनदेखा किया जाता रहा। और इसकी जाहिर सी बात है, इसकी एक बड़ी वजह यही है कि फंडिंग कैसे उपलब्ध होगी। ठीक है, लेकिन ग्लासगो समझौते में समस्या को एटलीस्ट स्वीकार कर लिया गया है, ये बड़ी बात है। और कहा गया है कि ऐसी गतिविधियों के वित्त पोषण की व्यवस्था पर हम बात करेंगे, इसके लिए एक डायलॉग विकसित करेंगे, संवाद तंत्र एक स्थापित करेंगे। तो ये बात इससे निकल करके आती है। अगला है कार्बन मार्केट की बात, बहुत इंपॉर्टेंट, जो इस समझौते को लेकर के पहले विश्लेषक कह भी रहे थे कि कैसे इसको एड्रेस करेंगे। तो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत आपको याद होगा 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल जब हुआ उसके बाद कार्बन क्रेडिट की बात आई। कार्बन क्रेडिट के जरिए, दरअसल आप समझ लीजिए इस बात को, पहले भी हमने जिक्र किया है लेकिन एक बार और समझ लीजिए। तो कार्बन क्रेडिट का मतलब हुआ कि किसी देश के पास कार्बन उत्सर्जन को कम करने का जो लक्ष्य दिया गया है, यदि वह उससे ज़्यादा कार्बन की कटौती कर लेता है तो लक्ष्य के बाद उसने जितनी कटौती की वह उसको क्रेडिट के रूप में प्राप्त हो जाता है। इस क्रेडिट का इस्तेमाल वो किसी दूसरे देश को, किसी अन्य संस्था को इस आधार पर दे सकता है कि वह संस्था या वह देश उसको उस क्रेडिट के बदले कुछ रकम या कुछ राशि भुगतान करेगा, और उस क्रेडिट को वह संस्था या वह देश ले करके अपनी जो टारगेट्स उसको मिले हैं क्रेडिट यानी कार्बन को कम करने के, उसके साथ उसे क्रेडिट कर सकता है। ठीक है, तो अब पेरिस समझौते के तहत नया बाजार नहीं बन पाया है, और जो कार्बन क्रेडिट की व्यवस्था क्योटो प्रोटोकॉल के तहत बनाई गई थी वह पिछले साल समझौते के खत्म होने के बाद, क्योटो प्रोटोकॉल के खत्म होने के बाद समाप्त हो गया है। नया समझौता पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था, जो अभी तक लागू तो हो गया है लेकिन इसका जो क्रेडिट मार्केट है वह अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो भारत, चीन और ब्राज़ील जैसे देशों में इनकी क्या डिमांड है कि जो हमारा बचा हुआ क्रेडिट है उसका कैसे उपयोग करें, क्योंकि इन देशों के पास किसी भी अन्य देश से ऐसी कोई मांग नहीं आई कि ये अपने कार्बन क्रेडिट का इस्तेमाल कर पाते, तो इनके पास बचा हुआ है। मांग क्यों नहीं आई? क्योंकि कई देशों ने अपने उत्सर्जन में कमी का जो लक्ष्य था उसको छोड़ दिया। ये एक बड़ी समस्या बनकर के सामने आया। तो इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास जो कार्बन क्रेडिट बचा है उसको आप जो नया मार्केट बनेगा उसमें स्थानांतरित कर दीजिए कि ताकि हम इसका उपयोग वहाँ कर सकें। लेकिन विकासशील देशों की इस मांग को जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने कुछ आधारों पर खारिज करने का प्रयास किया। जैसे उन्होंने कहा कि जो क्रेडिट आपने एकत्रित किया है उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई में आपने उतना उत्सर्जन रिड्यूस किया था, तो इसके क्या मानक रहे। इस तरह से बहुत सारी बातें आई। ठीक है, लेकिन इस समझौते में कुछ अच्छी बातें भी आई। जैसे समझौते के तहत पहले एनडीसी लक्ष्यों को पूरा करने में इस कार्बन क्रेडिट का इस्तेमाल करने की बात कह दी गई है। यानी विकासशील देश अपने पहले नेशनली डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशंस के लक्ष्य हैं, खास तौर से कई देशों ने 2025 तक के लिए रखे हैं, तो इस दौरान ये अपने कार्बन क्रेडिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर कोई विकसित देश भी, मान लीजिए ब्राज़ील जैसे देश से खरीदना चाहता है कार्बन क्रेडिट, 2025 के पहले खरीद सकता है। लेकिन जब दोबारा उनको इन लक्ष्यों को पूरा करना होगा दूसरे स्तर पर, तो बाद के एनडीसी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। हालांकि ये जो छूट मिली है इसके आधार पर ही इसको सफल माना जा रहा है। तो रह क्या गया इस समझौते के तहत? पहला, कोयले की समस्या बनी हुई है, ये बहुत ठीक तरीके से एड्रेस नहीं हो पाई, क्योंकि अगर हम ओवरऑल इस समझौते को देखें तो इसका प्रमुख उद्देश्य तो यही है कि हम कार्बन उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करें। हालांकि बहुत सारे देश अभी इस स्थिति में नहीं है, भारत जैसे विकासशील देश, चीन जैसे विकासशील देश, कि इस समझौते को पूरी तरह से लागू कर पाएं। तो ऐसे में कोयले की कटौती जो उसमें करने की बात कही गई थी उसको एक कदम आगे बढ़ाना पड़ा। ठीक, नुकसान और क्षति के लिए सिर्फ संवाद वाली बात हमने पीछे देखी कि सिर्फ संवाद करेंगे, डायलॉग करेंगे, इसके आधार पर कहा जा रहा है कि छूट गया। कार्बन क्रेडिट केवल 2025 तक लागू रहेगा। उसके अलावा धन के लिए कोई स्पष्ट जवाबदेही हमें दिखाई नहीं देती। कहा गया है कि करेंगे 2023 तक, लेकिन देखना होगा। अब देखते हैं भारत ने इस बैठक के लिए भारत के तरफ से क्या क्या बातें कही गई, प्रधानमंत्री जी ने क्या बातें कही। तो भारत ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, पंचामृत, जो एक भारत की तरफ से
तय किए गए लक्ष्यों की बात करता है, भारत की जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता को दिखाता है। तो भारत ने कहा है कि गैर जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा क्षमता को 2030 तक 500 गीगावाट तक ले जाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, 2030 तक अक्षय ऊर्जा के माध्यम से भारत की 50% ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। जो भी हम अभी तक कोल या अन्य चीजों से उपयोग करते हैं तो उसको रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरा करेंगे। अगला, 2030 तक भारत की इकोनॉमी से कार्बन इंटेंसिटी को 45% से ज्यादा तक कम करेंगे। जो कार्बन की इंटेंसिटी भारत की इकोनॉमी के जरिए बन रही है उसको कम करेंगे। अगला, अब से 2030 तक इसके नेट अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती की जाएगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है नेट जीरो के लक्ष्य को भारत ने अपनाया है और कहा है कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का हम लक्ष्य लेकर के चलते हैं। तो एक बड़ी बात है कि भारत ने एक लंबे समय के बाद इस मुद्दे को लेकर प्रतिबद्धता जताई है और भारत के इस कदम से भारत को एक तरह से रोल मॉडल के रूप में भी देखा जा रहा है। तो इस प्रतिबद्धता के बाद कई सारे देशों ने भी अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की, जैसे इजराइल ने कहा कि वो भी 2050 तक नेट जीरो अपना लेंगे। ब्राजील ने कहा कि उन्होंने जो लक्ष्य 2060 तक के लिए रखा है उसे हम 2050 तक कर लेंगे। चीन ने कहा कि हम 2060 के लिए जो लक्ष्य रखा है नेट जीरो का उसके लिए एक रोड मैप भी तैयार कर लेंगे। तो भारत का प्रभाव यहाँ पर हमें देखने को मिला कि अन्य सारी अर्थव्यवस्थाओं ने इससे संबंधित जो लक्ष्य थे उनको निर्धारित करने का प्रयास भी किया और उनको स्पष्ट किया कि वे कब तक इनको पूरा करने वाले हैं। ठीक है, अब देखें आगे क्या हो सकता है। बैठक पूरी हो गई, बैठक के बाद जो निष्कर्ष थे पता चल गए। अब सबसे बड़ी बात है जलवायु वित्त पोषण की। हम सब जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याएं और चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। आने वाले समय में जो पेरिस जलवायु परिवर्तन के तहत लक्ष्य तय किया गया था कि हम पूर्व औद्योगिक समय से 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान नहीं बढ़ने देंगे, उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। उसके लिए सबसे ज़रूरी है वित्त की उपलब्धता, खासकर छोटे और गरीब देशों के लिए। अगला, विकासशील और विकसित दुनिया के बीच जिन मुद्दों को लेकर मतभेद हैं, जैसे फंडिंग खास तौर से और भी अलग अलग तरह के विषय, तो इसमें एक जुड़ाव महसूस करना होगा क्योंकि ये एक ग्लोबल चैलेंज है, एक वैश्विक मुद्दा है और कोई भी देश वो विकसित हो या विकास कर रहा हो, अगर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़े तो दोनों ही या तीनों ही तरह के विश्व में मौजूद अल्प विकसित को भी हम शामिल कर लें तो सभी के लिए समस्या बनने वाली है। देशों की नीतियों पर भी देशों को पुनर्विचार करना होगा कि वे किस तरीके से ऐसी पॉलिसीज़ को अपनाएं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण हितैषी हो, चाहे वो वृक्षारोपण की बात हो या अन्य तरह की तकनीकों के इस्तेमाल की। हमने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए, पॉल्यूशन लेवल कम करने के लिए जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हमारा मॉडल है उसको कैसे अपडेट किया जाए। हालांकि नए नॉर्म्स अपनाए जा रहे हैं, कैसे सड़कों का विकास किया जाए, कैसे वाहनों से उत्सर्जित होने वाले पॉल्यूटर्स हैं उनको कैसे कम किया जाए। इन सभी लेवल पर देशों को नीतियों पर फिर से विचार करना होगा। तो सवाल की बात करते हैं, सवाल क्या बन सकता है? ग्लासगो जलवायु समझौता क्या है, इसके महत्वपूर्ण प्रावधानों पर चर्चा करते हुए बताइए कि भारत के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं। बहुत सीधा सा सवाल है, आपको पहले समझौते के बारे में बता देना है। COP26 बैठक के तहत यह निकल करके आया है, इसका जिक्र करिएगा और इसके महत्वपूर्ण प्रावधानों को बताइए जिन 4 की हमने चर्चा की, कार्बन क्रेडिट, मिटिगेशन, एडॉप्टेशन। ठीक है, और भारत के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं। जिस तरह सभी देश उसी तरह भारत, और भारत ने खास तौर से किन किन लक्ष्यों को इसमें अपनाने की बात कही है, इस आधार पर एक उत्तर फ्रेम करने का प्रयास कीजिए। तो आज के सेशन में इतना ही, आपसे मिलेंगे अगले किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।